हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। तो इस वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जो इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस वीडियो जो भी बनाए गए हैं उन वीडियो को अवश्य देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 4 के रूप में बनाए गए हैं। उनको अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स के नाम है यूनिफिकेशंस एंड रिडक्शंस, यानी एकीकरण और न्यूनीकरण। बेसिकली इन जो टॉपिक्स है इनका फिजिक्स में क्या अर्थ है। तो हम इस पहले चैप्टर में लगभग पूरी फिजिक्स के बेस को तैयार कर रहे हैं। उसमें जो भी जितने भी शब्द है आने वाला है उसका बेस तैयार कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आज समझ रहे हैं कि यूनिफिकेशंस यानी फिजिक्स में एकीकरण क्या होता है। देखिए, एकीकरण का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है किसी भी तरह की, उन सभी घटनाओं को लगभग एक ही सिद्धांत में समझाने की कोशिश करना। देखिए, बेसिकली हम आज तक हम ये पढ़ रहे हैं कि हर परिघटनाओं को समझने के लिए हर कोई अलग अलग तरह की, जैसे कोई घटनाएं घटित हो रही है तो उनको समझने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग सिद्धांत है। कुछ बहुत सारी जो घटनाओं का समूह होता है उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ कम थ्योरीज हैं, और बहुत सारी जो घटनाएं घटित हो रही है उनको समझने के लिए हमारे पास एक नियम है। जैसे कि आपको बता लें कि जैसे उदाहरण में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही लूँ तो मैं उदाहरण जो कि चिर परिचित उदाहरण है और समझने में भी आसानी होगी। देखिए, आप देखते हो कि पृथ्वी की ओर ऊपर की ओर वस्तु फेंकते हैं तो वस्तु नीचे की ओर आती है। वहीं अगर कोई एल्का पिंड पृथ्वी के वातावरण प्रवेश करता है तो वो पृथ्वी की सतह पर गिरने की कोशिश करता है। दूसरी ओर आप देखते हो कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। वहीं अगर आप देख रहे हो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये परिघटना अलग है। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट यानी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। उस दूसरी कड़ी में देख रहे हो कि आप पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और इसमें आप देख रहे हो कि पृथ्वी पर कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं या तो वो नीचे की ओर आती है, या फिर कोई गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की सतह पर आता है। तो इन सभी में आप देखते हो कि जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिया था उससे पहले स्थिति यह थी कि इस गति को समझने के लिए अलग सिद्धांत थे, इसके लिए अलग सिद्धांत थे और इसके लिए अलग सिद्धांत थे। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि इनको समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत चाहिए थे। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, एक नियम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से उन्होंने ये समझाया कि अगर एक पिंड किसी दूसरे पिंड को आकर्षण बल से एक दूसरे की ओर खींचता है, जैसे ए पिंड है कोई, वहीं बी पिंड है, तो अगर हम ये कल्पना करें कि ए पिंड बी को अपनी ओर खींचता है, वहीं बी पिंड ए को अपनी ओर खींचता है, यानी विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक आकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इन सभी घटनाओं की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इसमें देख रहे हो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है क्योंकि पृथ्वी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आरोपित कर रही है। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट गति कर रहे हैं क्योंकि सूर्य प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स आकर्षित कर रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी पर आने की कोशिश करती है क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो इन सभी अलग अलग घटनाओं को हमने सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के नियम से बांधकर इन सभी घटनाओं की व्याख्या सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से इन सभी घटनाओं की व्याख्या कर दी। तो बेसिकली इन घटनाओं का है ना, वो एक ही सिद्धांत में एकीकरण हो चुका है। मतलब इस घटना को समझने के लिए हमें अलग सिद्धांत की नहीं चाहिए, इस घटना को समझने के लिए हमें अलग सिद्धांत नहीं चाहिए, और इस घटना को समझने के लिए हमें अलग सिद्धांत नहीं चाहिए। अगर हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लिया है और इस कंसेप्ट को अगर इस तीनों की गतियों पर लागू किया तो हम तीनों की गतियों की व्याख्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एकीकरण का अर्थ यही होता है।
वहीं अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ये ले कि पहले पुराने ज़माने में जो ग्रीक थे उनके लोगों को पता था कि कोई एम्बर नाम का कोई पदार्थ है, एम्बर, उससे अगर किसी वस्तु को रगड़े तो वो एम्बर उस वस्तु को वापस आकर्षित करता है। इस आकर्षण का कारण है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर चले गए और एम्बर इलेक्ट्रॉन इसके कारण इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाने के कारण एम्बर पर धनात्मक आवेश आ गया। अब इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस कारण ये इसको कूलम्ब बल से आकर्षित कर रहा है, वहीं ये वस्तु इसको भी कूलम्ब बल से आकर्षित कर रही है। इस कारण ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं पुराने ज़माने में चीनी लोगों को भी पता था कि जो मैग्नेट थी, चुंबकें थी, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित भी करती है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करती हैं। तो इन सभी को, इनको समझने के लिए हमें अलग व्याख्या चाहिए, अलग थ्योरी चाहिए, और इस घटना को समझने के लिए हमें अलग थ्योरी चाहिए। तो फिर इस घटना को समझने के लिए अलग थ्योरी चाहिए, इस घटना को समझने के लिए हमें अलग थ्योरी चाहिए। तो बेसिकली ये 17वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। इसके अंदर आवेशों को और आवेश के गुणों को अध्ययन किया जाता था अलग से, पृथक रूप से, और इसके अंतर्गत चुंबक और उसके चुंबक के गुणों को अलग से समझा जा रहा था, यानी उससे अलग व्याख्या की जा रही थी। लेकिन एक ऑस्टेड वैज्ञानिक था, ऑस्टेड वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सडनली उन्होंने क्या देखा कि जब माना कोई बैटरी है, उस बैटरी से कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उस बैटरी से वापस इसके दूसरे किनारे को जोड़ दिया, ये इसका प्लस आवेश है, ये इसका माइनस आवेश है। तो उन्होंने इस तार के पास कंपास को रख दिया। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई जो कंपास है वो विक्षेपित हो रहा है, यानी पहले इस ओर था उत्तर की ओर, ये इस ओर विक्षेपित हो गया। तो उन्होंने देखा इस घटना को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जब कोई कंपास के पास आप किसी मैग्नेट को लाते हो तो ये विक्षेपित हो जाती है। इस विक्षेपित होने का कारण है कि इसके आसपास कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस कारण ये विक्षेपित हुई है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड होती, इस कारण ये विक्षेपित हुई। तो इस परिस्थिति में आप देख रहे हो कि ये अगर विक्षेपित हो रही है तो कोई ना कोई इसके पास मैग्नेट फील्ड बनी है, और जैसे ही इन्होंने विद्युत धारा बंद की, ये वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गई, और वापस चालू की तो ये वापस विक्षेपित होने लगे। तो उन्होंने पता लगाया कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और बाद में इन्हीं का सत्यापन माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों ने भी किया और मैक्सवेल ने भी। तो देखिए, आप पहले पढ़ रहे थे कि विद्युत आवेश का और मैग्नेट थी उनका अलग अलग अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन ऑस्टेड ने देखा कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर आप किसी स्थिर चुंबक में कोई धारावाही चालक घुमाते हो तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, उसमें आवेश गतिशील होता है, उत्पन्न नहीं होता, गतिशील होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वैद्युत घटना थी और जो चुंबकीय घटना थी उनमें एकीकरण हो गया कि ये एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि विद्युत और चुंबक का एकीकरण हो गया था, इस कारण इसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से तो अलग अलग पिंडों की गति का एकीकरण किया गया था, उनकी व्याख्या एक ही बल के द्वारा की गई थी। वहीं आप यहाँ पर देख रहे हो कि विद्युत और चुंबकीय
क्षेत्र थे और उनके बल था, उनका एकीकरण किया गया था। ये विद्युत और चुंबकीय बल एक ही है लगभग, इसको एक दूसरे से परस्पर निर्भर बताया गया। तो ये विद्युत और चुंबकीय बल का एकीकरण हो गया था। वहीं अगर आप देख रहे हो वहीं अगर आप ये देख रहे हो कि पहले द्रव्यमान को अलग तरह से समझा जाता था और ऊर्जा को अलग तरह से समझा जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में इनको भी एक दूसरे से संबंधित बताया। आइंस्टीन ने ये बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में इस समीकरण के द्वारा संबंधित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब आप कोई रिएक्शन देखते हो तो रिएक्शन देते समय कोई दो जो यौगिक है उनकी रिएक्शन कराते हो, तो जब यौगिक रिएक्शन करके नया कोई यौगिक बनाता है तब आप देखते हो कि कुछ उष्मा उत्पन्न हुई, यानी ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो आप इस ऊर्जा को किस प्रकार संबंधित कर सकते हो? अगर ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो इसका द्रव्यमान है और इसके द्रव्यमान कमी हुई, इस द्रव्यमान की जो कमी थी वो ऊर्जा के रूप में निकली। तो पहले इसलिए इसको अलग अलग समझा जाता था क्योंकि इसमें जो द्रव्यमान है वो इतना कम परिवर्तन हो सकता है कि लगभग उसको आप माप ही नहीं सकते हो इतना। पहले द्रव्यमान m1 था, अब द्रव्यमान m2 मतलब कम रह गया, तो द्रव्यमान परिवर्तन हुआ m-m2 जो डेल्टा m के नाम से आप जानते हो। तो ये इतना परिवर्तन कम था, अप्रोक्सीमेट 0। इस कारण पहले द्रव्यमान को अलग तरह से पढ़ा जाता था और ऊर्जा को अलग दृष्टि से देखा जाता था, इनमें एकीकरण नहीं था। लेकिन आइंस्टीन ने देखा कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित है, यानी अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है तो वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगा और जस्ट वाइस वर्सा, इसका उल्टा। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो आपको इसमें जो डेल्टा m है वो लगभग 0 दिखेगा। इस कारण आप इस द्रव्यमान परिवर्तन को माप नहीं सकते। लेकिन आप जब नाभिकीय क्रिया को देखते हो तब आप ये देखते हो कि नाभिकीय क्रिया में जब नाभिक के द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है वो अप्रोक्सीमेट 0 नहीं हो, वो 0 से बड़ा होता है और इस द्रव्यमान परिवर्तन को आप साफ तौर पर देख सकते हो। और ये जो द्रव्यमान परिवर्तन है ये ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता, और ऊर्जा के रूप में आप परमाणु बम के रूप में देखते हो कि उसमें जो पहले नाभिक था और बाद में जो न्यूट्रॉनों की बौछार करके नाभिक को तोड़ा गया, जो बाद में जो नाभिक बने उनके नाभिक का द्रव्यमान और उससे पहले के नाभिक का द्रव्यमान के मध्य अंतर है, और वो अंतर एक बड़ी भारी ऊर्जा के रूप में निकलता है। इस कारण आप देखते हो कि जब कोई परमाणु विस्फोट होता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति करता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान परिवर्तन होता है और द्रव्यमान परिवर्तन के कारण ऊर्जा निकलती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध बताया गया, परस्पर निर्भरता बताई गई, यानी एक दूसरे से संबंधित बताए गए हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार चीजें एकीकृत हो रही हैं। तो इसके माध्यम से आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि एकीकरण का मतलब है कि अलग अलग घटनाओं को एक दूसरे से संबंधित बताना और उनको एक ही सिद्धांत के माध्यम से उस घटनाओं की व्याख्या करना। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या एक ही सिद्धांत से कर सकते हैं, यानी वन थ्योरी से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, या बहुत सारी घटना की व्याख्या आप कुछ फ्यू थ्योरीज के माध्यम से कर सकते हैं, और यही वास्तव में एकीकरण होता है। पहले आप ऐसा करो कि इस घटना को समझने के लिए अलग सिद्धांत, हर घटना को समझने के लिए आपको अलग सिद्धांत चाहिए। तो ये तो आप हर घटना के लिए अलग सिद्धांत चाहिए, तो ये व्यवहारिक नहीं है। ये समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत अपनाने पड़े और हर घटना की व्याख्या अलग सिद्धांत से करनी पड़े, तो ये तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। तो आप ये देखो कि बहुत सारी घटनाओं को अगर कुछ फ्यूज थ्योरीज के माध्यम से अगर आप उसको एक्सप्लेन करें तो इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये एकीकरण के रूप में पहला प्रयास है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि अगर बहुत सारी घटनाओं को एक ही थ्योरी के माध्यम से आप समझा दें तो ये बहुत सारी घटनाओं का एकीकरण हो चुका है, और बहुत सारी जो घटनाएं घटित हो रही है उनको एक ही थ्योरी के माध्यम से आप समझा सकते हो। ये एकीकरण के प्रयास में हमारा एडवांस जो है वो ट्राई है। तो यही बेसिकली यूनिफिकेशन होता है।
यानी एकीकरण होता है। आप देखिए कि अभी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा दें, एकीकरण का थोड़ा वास्तविक फील करा दें कि प्रकृति में 4 मूल बल है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाभिकीय फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, और दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये ग्रेविटेशनल, ये सब अलग अलग बल हैं। इनको समझने के लिए, अलग अलग घटनाओं को समझने के लिए इन अलग अलग बलों के माध्यम से उन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में आप देख सकते हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एकीकरण हो चुका है। मतलब इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है और कुछ घटनाओं की व्याख्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कुछ घटनाओं की व्याख्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कर रहे थे, वहीं कुछ घटनाओं की व्याख्या आप वीक न्यूक्लियर फोर्स से कर रहे थे। अब ये एक दूसरे से संबंधित हो गए हैं, तो इन दोनों जो अलग अलग घटनाएं हैं उसको अब एक ही सिद्धांत से समझा सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी दो घटनाओं का, दो जो फंडामेंटल्स लॉ है, जो फंडामेंटल्स फोर्स है, उनका एकीकरण हो चुका है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का एकीकरण के रूप में एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अगर ये सभी एकीकृत हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि प्राकृतिक जो भी हर घटना है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसको सिर्फ एक ही सिद्धांत के माध्यम से समझा सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा होगा कि अगर हम जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं उसको अगर एक ही थ्योरी के माध्यम से समझा दे तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं होगा। अभी फिलहाल हम अलग अलग घटनाओं को इन चार जो फोर्स है उनके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर एकीकरण हो गया इन चारों फोर्सों का, तो आप देखेंगे कि जितनी भी प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही उन सबको एक ही सिद्धांत से समझा सकते हैं। और ये फिजिक्स में इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो एकीकरण का मतलब आप समझ गए हैं, अलग अलग घटनाओं को या तो कुछ थ्योरीज के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करो, या फिर कोई एक ही थ्योरी के माध्यम से अगर आप उसको एक्सप्लेन करो तो वो हमारा एकीकरण होता है। तो चलिए आज हम एकीकरण के बारे में तो पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे न्यूनीकरण। यानी न्यूनीकरण क्या होता है, रिडक्शंस। देखिए जैसे ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में आपने पानी डाला और इसको गैस के ऊपर रखकर गैस जला दिया। तभी कुछ समय बाद आप देखते हो कि ये पानी गर्म हो जाता है। तो न्यूनीकरण का क्या मतलब होता है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझेंगे। तो पानी गर्म होता है तो इसको हम किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बड़े लेवल पर हम आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पानी को इसके अवयवी भागों में तोड़िए। मतलब जैसे ये कोई बक्सा है, इस बक्से का गुण को समझना है तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे भागों में समझिए, छोटे छोटे भागों में तोड़िए। जैसे कि आप इसने इलेक्ट्रॉन में मतलब आपने इसमें एटम ने तोड़ दिया या फिर कोई मॉलिक्यूल तोड़ दिया। बाद में आपने उस मॉलिक्यूल को समझा और उस मॉलिक्यूल के माध्यम से उस मॉलिक्यूल के गुण जाने, और उस मॉलिक्यूल के गुण के माध्यम से आपने इस पूरे के पूरे जो ये पिंड है उसके गुणों को समझा। यही न्यूनीकरण होता है। यानी सबसे पहले कोई बड़ा पिंड होता है उसको अवयवी भागों में तोड़ो, उस अवयवी भाग होता है उस छोटे से, उसके गुणों को समझो और इस गुण के माध्यम से इस पूरे पिंड के गुण को समझना। जैसे जैसे ये कोई पानी है, ये जब आपने इस गैस पर गर्म किया तब आपने ये देखा कि ये गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर हाई हो गया। तो इस टेम्परेचर हाई को आप कैसे समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपने इस जल के एक अणु लिया जो कि H2O। ये भी H2O भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल मिलकर बना है। तो जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो एटम है या फिर जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर उधर गति करने लग गए।
मतलब इसमें ताप देने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा आ गई और ये गतिज ऊर्जा के कारण इधर उधर गति करने लग गए। गति करने के कारण ये एक दूसरे से टकरा गए और टकराने के कारण इनका ताप बढ़ता गया। तो आपने इसमें ये देखा कि सबसे पहले आपने जल को उसका मॉलिक्यूल में देखा। मॉलिक्यूल में आपने देखा कि इसको गर्म करने पर इसमें गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा आ जाती है और इस गतिज ऊर्जा के कारण ये एक गति करने लगता है और आपस में टकराता है। आपस में टकराने के कारण इसमें एक ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तो आपने इस जल को अवयवी भागों में बांटा। इस अवयवी भाग की आपने गुणों की व्याख्या की। आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी बनी। काइनेटिक एनर्जी बनने के बाद आपने देखा कि आपस में ये मॉलिक्यूल टकरा गए। मॉलिक्यूल टकराने के बाद आपने इसमें देखा कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ा। तो आपने इनके मॉलिक्यूल के माध्यम से इस पूरे जल के टेम्परेचर हाई होने के क्या कारण थे उसको समझा। तो सर्वप्रथम आप यही दे सकते हो कि ऊष्मा गति के रूप में, ऊष्मा गति की चैप्टर जो आगे आएगा उसमें आप देखते हो कि जैसे कोई बड़ा पिंड है, उसके ताप, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको अवयवी भागों में बांटोगे और उस अवयवी भाग के, जैसे कि अभी आप देख रहे हो अणुगति सिद्धांत के अंतर्गत आप ये देखते हो कि जब किसी पिंड को बहुत सारे अणुओं में तोड़कर देखा जाता है तो उसमें आप देखते हो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है ना, वो इसके ताप के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे इस मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इसका ताप बढ़ेगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझ लिया है कि गतिज ऊर्जा के कारण ताप कैसे बढ़ा है। यानी ये गतिज ऊर्जा करते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा के कारण आप देखते हो कि उसमें पिंड में ताप बढ़ता है। तो आपने आज एकीकरण के बारे में समझा और न्यूनीकरण के बारे में समझा। न्यूनीकरण का मतलब आपने वापस आपको समझा दूँ क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले किसी बड़े पिंड को उसके अवयवी छोटे छोटे भागों में बांटो। अगर आप किसी पिंड का कोई गुण की व्याख्या करना चाहते हो, या जैसे कि ताप है, दाब है, आंतरिक ऊर्जा, तो उसको सबसे पहले अवयवी भागों में बांटो। अवयवी भागों की उसके गुणों की व्याख्या करो और उस अवयव भाग के जो आप गुण निकालते हो उससे इस बड़े पिंड के गुणों की व्याख्या करना, यही न्यूनीकरण होता है। और एकीकरण को मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आज के लिए आज हम यूनिफिकेशंस एंड रिडक्शंस यानी एकीकरण और न्यूनीकरण के बारे में चर्चा कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।